आज हम पढ़ेंगे पीएससी पार्ट 1 पेपर 3 फिजिकल पेपर में गैसेस स्टेट में क्रिटिकल फिनोमिनन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल दिस क्रिटिकल कांस्टेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल फिनोमिनन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। गैस के अणुओं के जो मध्य दूरी अधिक होती है, विशेष रूप से उच्च ताप एवं निम्न दाब पर प्रत्येक अणु स्वतंत्र अस्तित्व रखता है तथा वह एक विविक्त इकाई के रूप में व्यवहार करता है। ताप कम करने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटाई जा सकती है तथा दाब बढ़ाने से अणुओं को पास पास लाया जा सकता है। ताप यदि और कम किया जाता है तो अणु और पास आते हैं ताकि प्रबल आकर्षण बलों के कारण गैस द्रवित हो जाती है। द्रव अवस्था में पदार्थ का घनत्व अधिक, विस्कोसिटी अधिक एवं अणुओं का जो मीन फ्री पाथ होता है वह कम होता है। आणविक आकर्षण अधिक होने से अणुओं के मध्य ससंजक बल बहुत प्रबल होते हैं और वे अणुओं को एक निश्चित आयतन में सीमित रखते हैं। अतः द्रव अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह गैसीय अवस्था की तुलना में कम होती है। इसी प्रकार गैस का दाब बढ़ने से भी उसे द्रवित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, SO2 गैस को उच्च ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रवित किया जा सकता है, परंतु दाब 3.24 एटमॉस्फेरिक लगाना पड़ता है। अतः दाब बढ़ाने से तथा ताप कम करने से गैसों को द्रवित किया जा सकता है। इन 1869 एंड्रूज साइंटिस्ट ने CO2 गैस के PVT संबंध का अध्ययन करके वे कंडीशंस बताई जिस पर गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैसों को द्रवित करने में ताप का प्रभाव दाब के प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित करना संभव है, पर यह आवश्यक नहीं कि वायुमंडलीय दाब पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। अर्थात प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं होता है। दाब चाहे हम कितना भी बढ़ा दें, वह ताप हमारा क्रांतिक ताप अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है, अर्थात वह ताप जिसके ऊपर गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे हम दाब कितना भी लगा लें, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अतः क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का। यह गैसेस का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात यह प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप से ऊपर के किसी भी ताप पर CO2 गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं। हम 31 डिग्री या इससे निम्न ताप पर ही हम दाब लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवित कर सकते हैं। CO2 का क्रांतिक दाब 73 होता है, अर्थात क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है जिसे हम क्रिटिकल प्रेशर कह सकते हैं, और CO2 के लिए क्रिटिकल प्रेशर 73 एटमॉस्फेरिक होता है। अतः CO2 गैस को 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 73 एटमॉस्फेरिक दाब लगाकर हम द्रवित कर सकते हैं, और क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का जो आयतन है वह क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो CO2 का जो क्रांतिक आयतन है वह 95.7 मिलीलीटर होता है। क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप आयतन भी गैस के अभिलाक्षणिक गुण है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को क्रमशः हम TC, PC और VC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें क्यूमुलेटिव रूप में क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। नाउ द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ दीज क्रिटिकल कांस्टेंट। इन क्रिटिकल कांस्टेंट को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं
क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब का जो प्रायोगिक निर्धारण है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर द्रव का घनत्व और संतृप्त वाष्प का घनत्व क्या है, समान हो जाता है। इस कारण से गैस तथा द्रव को पृथक करने के लिए कोई मेनिस्कस नहीं होता है। अतः प्रायोगिक निर्धारण के लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसे चित्र 2.9 में दिखाया गया है। इसके द्वारा उन पदार्थों के क्रांतिक स्थिरांक ज्ञात किए जा सकते हैं जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। यह उपकरण मोटी दीवार की एक कांच की नली का बना होता है जिसकी यू की आकृति होती है। इसका एक सिरा बल्ब के रूप में होता है। बल्ब में द्रव गैस भर दी जाती है तथा नली का बाकी भाग मरकरी द्वारा भर दिया जाता है। नली के दूसरे सिरे को पारे के तल के ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें कुछ हवा रह सके। नली का यह भाग मैनोमीटर की तरह कार्य करता है और बल्ब को एक जैकेट में बंद कर दिया जाता है जिसमें एक स्थिर ताप का जल प्रवाहित करके बल्ब को गर्म किया जाता है। बल्ब को हम इनडायरेक्ट मेथड से गर्म करते हैं ताकि ताप समान और इवन लगे। ताप मापने के लिए जैकेट में एक हम थर्मामीटर टी भी लगा देते हैं। प्रयोग में बल्ब का ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तथा उस ताप को ज्ञात कर लेते हैं जब द्रव का तल अदृश्य हो जाए। इसके बाद बल्ब को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। द्रव का तल फिर से दिखाई देने लगे उस ताप को भी ज्ञात कर लेते हैं और दोनों ताप T1 और T2 का एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं। अर्थात यह जो एवरेज टेम्परेचर है यही हमारा क्रांतिक ताप होता है और इन टेम्परेचर के अगेंस्ट हम प्रेशर P1 और P2 भी नोट कर लेते हैं और इनका एवरेज वैल्यू हमारा क्रांतिक दाब होता है। क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है वो क्रांतिक आयतन होता है। वह इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ताप तथा दाब के थोड़े से परिवर्तन से भी आयतन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसे हम कायले तथा मथायस नामक वैज्ञानिक की इनडायरेक्ट मेथड से ज्ञात करते हैं। कायले तथा मथायस का नियम या लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर कहलाता है। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर द्वारा हम क्रिटिकल आयतन का मान ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार किसी द्रव एवं संतृप्त वाष्प के घनत्वों के माध्य मानों को संगत ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाता है जो कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए इस नियम को हम लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर भी या सरल रेखीय व्यास का नियम भी हम कहते हैं। यह चित्र 2.10 में आलेखित किया गया है। AC संतृप्त वाष्प तथा BC संतृप्त द्रव के घनत्वों का ताप के विरुद्ध आलेख है। ताप के बढ़ने पर दोनों के मान एक दूसरे के समीप आते हैं और क्रांतिक बिंदु C पर समान हो जाते हैं। वक्र का जो हेड है शार्प न होने के कारण बिंदु C जो है वो हम ठीक से निर्धारित नहीं कर पाते। इसके निर्धारण के लिए हमें विभिन्न तापों का वाष्प एवं द्रव के घनत्वों का हमें माध्य मान लेना पड़ता है और इन्हें ताप के विरुद्ध हम आलेखित करते हैं और इससे हमें CD रेखा प्राप्त होती है। यह जो DC है वक्र ABC को जिस बिंदु पर काटती है, जिस C बिंदु पर काटती है वह हमारा क्रिटिकल डेंसिटी होती है और क्रिटिकल डेंसिटी से मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी द्वारा हम वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम क्रिटिकल वॉल्यूम का मान इनडायरेक्ट मेथड या लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर या सरल रेखीय नियम या कायले मथायस के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से ताप और दाब में बहुत कम अगर हमारा अंतर आता है तो आयतन में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से ज्ञात करते हैं। थैंक यू।